हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में। और आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में मात्र केवल 5 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है हमें, देखिए इससे पहले हमने पीछे जो एक्सरसाइज पढ़े उसमें हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखे, और वो भी अलग अलग विधि से। हमने बहुत सारी विधियां सीखी, प्रश्न की सूत्र की सहायता से निकालना, तो कभी वर्गमूल बनाकर निकालना, कभी उन्हें तोड़कर विभाजन विधि से, बहुत से तरीके सीखे। लेकिन अब हम पता करके बताएंगे कि जो द्विघात समीकरण के मूल है उनकी प्रकृति कैसी है। क्या वो प्रकृति उनकी बराबर है, क्या उनके प्रति वास्तविक है, क्या उनके प्रति वास्तविकता नहीं है, क्या उनके मूल बराबर है। तो ये सारी चीजें हम पता करेंगे, और वो कैसे पता करेंगे वो चीजें मैं भी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये स्टार्टिंग के 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आपके जेब में होंगे, 5 क्वेश्चन आपके जेब में होंगे। चलिए आइए देखिए, इससे पहले पिछले एक्सरसाइज में हमने एक सूत्र पढ़ा, द्विघात सूत्र। इसी सूत्र से एक चीज दिखेगा आपको, द्विघात सूत्र। क्या था वो सूत्र? सर सूत्र था x यानी कि मूल बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही सूत्र था सर जी, बिल्कुल यही सूत्र था। इस सूत्र में से एक ये ऑप्शन है जिसे हम d से इस नंबर को डिनोट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही हेल्प करेगा हमारी ये बताने में कि समीकरण का जो मूल है वो कैसा है, समीकरण का जो मूल है वो कैसा है। कैसे सर? ये क्वांटिटी ही क्यों निर्भर करा रही है इस सारे समीकरण को। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। ये क्वांटिटी ही समीकरण के मूल को कैसे बता देगी कि किसी समीकरण का मूल वास्तविकता है या ऋणात्मक है या बराबर है। तो मैंने बोला यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये क्वांटिटी जो है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 हो जाती है तब क्या चीजें आएंगी सर? x इक्वल टू माइनस b अपॉन में 2a प्लस माइनस 0। अब या तो किसी चीज में 0 जोड़ा जाए या किसी चीज में 0 जोड़ा जाए या किसी चीज में 0 घटाया जाए, चीजें बराबर ही आएंगी, यानी कि दोनों मूल क्या आ जाएंगे? यही आ जाएंगे। तो क्या दोनों मूल बराबर नहीं हुए? जी सर बराबर हुए। अब कैसे पता चलेगा? अभी वो चीजें लिखवाऊंगा, अभी आप लिखिएगा मत, ठीक है। ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, अगर ये क्वांटिटी ऋणात्मक हो गई, ये ऋणात्मक हो गई, ये क्या हो गई? क्वांटिटी ऋणात्मक हो गई, यानी कि इसका मान माइनस में आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे इसका मान लीजिए माइनस ई हो गया, इसका मान पूरा जोड़ घटाने माइनस ई आ रहा है, तो ये बताइए अगर अंडर रूट में कोई भी चीज माइनस में है तो ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो जब ये काल्पनिक है तो कभी इसके मूल वास्तविक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंडर रूट से बाहर हम इसको धनात्मक कर ही नहीं सकते। चलिए सर ठीक है, यहां तक समझ में आया। और अगर ये धनात्मक हो जाता है तो ये क्या हो जाएगी? वास्तविक हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये चीजें बस समझाने के लिए थी, इसमें सभी आपको कुछ लिखना नहीं था। अब देखिए जो चीजें हमें लिखना था वो क्या है। अब देखिए यहां से चीजें आपको असल से ध्यान में समझना है। वो जो चीजें बता रहा था अब यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगी। किसी द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविकता होंगे, कब क्या होंगे? तो पहला कंडीशन लिखिएगा, एक समीकरण यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ये एक समीकरण है। तो यदि पहला कंडीशन लिखिएगा, केस 1 नहीं 1 डाल के बस आप लोग लिखिए, तो कुछ के साथ आप भी हिंदी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, हम लोग को तो टेस्ट में बड़ी बोलते हैं, नंबर काटते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए, 0 से बड़ा हो, यानी कि क्या हो? धनात्मक हो। कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ा 1 है तो क्या होगा? 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ धनात्मक हो यानी कि 0 से बड़ा हो, तो लिखिएगा समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल के दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, ठीक है। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे।
सेकंड कंडीशन अगर बात की जाए, यदि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा सर, समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन तीसरे कंडीशन में अगर बात की जाए, यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये अगर 0 से छोटा हो जाए यानी कि ऋणात्मक हो जाए तो क्या होगा? समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे या आभासी होंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, नहीं होंगे। समीकरण के दोनों मूल क्या नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, यही 3 कंडीशन आपको याद करना है। फिर चैप्टर ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, आप आसानी से चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को कर पाएंगे। बस ये 3 आपको याद रखना है कंडीशन कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविकता होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण के 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे यानी कि आभासी होंगे। इतना चीजें पता चल गई। तो पहला क्वेश्चन आपका यही कर रहा है एक्सरसाइज का। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 2 हम बताएंगे और 2 आपके होमवर्क रहेंगे। नहीं 4 कहाँ दिए? 3 ही दिए हैं भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, 3 ही दिए हैं। चलिए देखिए, तो हम एक ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कह रहा है कि निम्न समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पहला लिख लीजिएगा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इनकी पहले प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर इनकी मूल का अस्तित्व हो तो मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? निकालेंगे b² माइनस 4ac, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। निकाल लीजिए b² तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 9 माइनस में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? 9 माइनस में 8 और 8 माइनस में 8 इंटू 5 40, ये क्या आ जाएगा? -31। क्या इनका अस्तित्व है? जब मूल ही ऋणात्मक है तो क्या मैं पूछ रहा हूँ कि इनका अस्तित्व है? नहीं, मूल ही नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात काल्पनिक मूल है। ठीक है, यहाँ समीकरण का मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात काल्पनिक मूल है। तो बस इसको आगे नहीं सॉल्व कर देंगे, यही लिख देंगे, यहाँ समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं है, इसी का दूसरा पार्ट भी कर देते हैं क्योंकि होंगे तो क्वेश्चन नंबर होंगे तो उसको हल करना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग फिर देख लेते हैं 2 वाला। कौन सा देख लीजिए? दूसरा पार्ट देख लीजिए कि तीसरा देख लीजिए, कोई भी एक देख लेते हैं। चलिए तो समीकरण के ये इसका तो मूल ही नहीं था, अभी ये वाला देख लेते हैं क्योंकि मूल होगा तो मूल ज्ञात भी करना है। तो देखिए ये है दूसरा वाला। दूसरा वाला कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कह रहा है अब इसमें अगर मूल है तो मूल की प्रकृति बताइए और मूल को ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ a, b और ये c, तो b² माइनस 4ac, b² क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है, अरे 9 कहाँ हो गया यार, गलत कर दिया ना हमने। b की वैल्यू कितनी है 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में c कितना है 4। अब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस में 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 16 इंटू में 3, दोनों सेम चीज़ें आ गई। 16 इंटू में 3, 16 इंटू में 3 मतलब 0। तो ये क्या आ गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0।
अतः क्या लिख सकते हैं हम प्रकृति, अतः मूल बराबर है, अतः समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अगर उनका अस्तित्व है तो मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए क्या बोला है कि अगर अस्तित्व है तो मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से देखेंगे। देखिए 3x² - 4ac, तो मूल ज्ञात करने के लिए वही जो पहले हम ज्ञात करते थे जैसे, तो या तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको हम लोग फॉर्मूले से डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए x में क्या हो जाएगा b माइनस बी, तो माइनस बी और माइनस बी 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट सर b² - 4ac, b का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है, तो हम लिख देंगे 16 इंटू में 3, और यहाँ पे 16 इंटू में 3 आएगा ही क्योंकि यही तो है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे b² - 4ac = क्या आया है? 0 आया है, तो या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए या डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। 16 इंटू में 3 अपॉन में 2a, हमें अब क्या करना है अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 3 हो गया। तो x में 4√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में चीज़ें क्या आ जाएंगे 2√3 अपॉन में 3। तो समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे? समीकरण के दोनों मूल यही हो जाएंगे 2√3 अपॉन में 3। समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे बच्चा? समीकरण के दोनों मूल यही हो जाएंगे 2√3 अपॉन में 3। यहाँ कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन? अब हम और हल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से हम और हल कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। जैसे 3 को क्या लिखते हैं 2√3, और 3 को क्या लिख सकते हैं सर जी √3 इंटू √3, तो यहाँ से √3 को कट कर दीजिए 2√3, तो समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे 2√3। बहुत इजी था बच्चा, ये पोर्शन हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे किसका हम उपयोग करें? इसीलिए हमने यहाँ पर सूत्र का उपयोग किया। आप भी ऐसे क्वेश्चन में सूत्र का ही उपयोग करें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये दूसरा था, पहले का दूसरा, एक इसका तीसरा भी है जो आप खुद से करेंगे। चलिए अब हम इसके तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, ध्यान जो बच्चे नहीं देंगे वो फिर पछताएंगे। ध्यान जो बच्चे ने देखिए करें, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ, एक हम करेंगे एक आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है कि दूसरे को भी ऐसे ही करना है। कह रहा है कि इस जो समीकरण है ना इसके दोनों मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये बताइए हमें क्या पता चल गया, अगर समीकरण के मूल बराबर हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि b² - 4ac = 0 होगा। यही कंडीशन लगेगी तभी तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो इसके जगह 0 लेकर चलिए, तो b का मान रख दीजिए। तो जी सर ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो k² - 4a की वैल्यू सर जी 2 और c की वैल्यू 3 = में 0। तो k² = 6 और 24, सही है ना, 6 और 24, कहीं गलती नहीं है? नहीं। तो k² = 24 उधर भेज दीजिए, तो k √24। अब इसको आप रूट में चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं। अब इसको आप लोग चाहें रूट में तो बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या रूट इसका आ सकता है? इसका रूट आ सकता है सर जी प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2√6 हो गया, k की वैल्यू आ गई। बहुत हार्ड था। जब 2 मूल बराबर है तो कंडीशन हमारे पास क्या है, b² - 4ac = 0 होगा। तो बस उसी से रख के हमने k की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा भी क्वेश्चन दूसरे का इसी प्रकार है। ये दूसरे का क्वेश्चन था, दूसरे का एक पार्ट और है सेकंड, उसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन बचे बच्चों, 3 क्वेश्चन बचे, जिसमें से मैं तीसरा बता देता हूँ और चौथा आप खुद करेंगे, 5वां बता दूंगा। ठीक है, चलिए तब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें तो अधिक क्वेश्चन मैंने ही बता दिए, क्वेश्चन इसमें अधिक थे ही नहीं, तो कहाँ से आपको जाते होमवर्क दूँ। कह रहा है कि एक ऐसा आम के बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना क्या संभव है? क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी
जिसकी लंबाई क्या होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल, और जो उसका क्षेत्रफल हो बगिया का, उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, हो, यदि हो, फिर क्वेश्चन बोल रहा है यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है। क्वेश्चन में किस चीज़ों के बारे में बात किया गया है, आम की एक बगिया बनानी है और बगिया में लंबाई और चौड़ाई के बीच यहाँ पे बात किया हुआ है, अर्थात ये एक आयत के बारे में बात कर रहा है। बगिया का जो आकार है वह कैसा है, आयताकार है। ठीक है, इतनी चीजें में समझ में आ गई। अब बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं। पहले माना जो चौड़ाई है वो क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दोगुनी यानी कि 2x। अब ये हमारा एक बगिया है, ये हमारा एक, थोड़ा सा बढ़िया बनाया ना, ये संतुष्ट करना चाहिए उसको ना। ये हमारा x है और ये कह रहा है हमारा क्या है, 2x है, और इस बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, लंबाई गुणे में चौड़ाई, बस वही चीज यहां पे लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर x इंटू में 2x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यानी कि x इंटू में 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, सॉरी 800, 180 कहाँ, 800 ने दिया हुआ है, यानी कि ये चीजें अभी तक हमने बना ली। ठीक है, यहां तक चीजें हमने बना ली। अब देखिए अब क्या करना है, तो सर जी 2x स्क्वायर हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब 2 को अपॉन में भेज दीजिए, तो 800 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 400। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400। अब 400 किसका रूट है, 20 का, तो x इक्वल टू 20। तो जब x इक्वल टू 20 यानी कि लंबाई 20 तो चौड़ाई 2 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा 40। एक चीज़ सर आपने गलती की, क्या, जो हम अगर ये हमारी कॉपी चाहिए, हमारी कॉपी रहती, एग्जामिनर चेक करता तो यहाँ पे हमारे हाफ मार्क्स कट रहे होते। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो क्यों सर, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर लगाना भूल गया, x मीटर और ये 2x मीटर, तो ये 20 मीटर और ये 40 मीटर। और दूसरी बात, बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे मीटर ही क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया होता। अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया होता तो यहाँ जब हम मान रहे तो क्या मानते, x मीटर की जगह x सेंटीमीटर मानते। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। यहाँ पे हमने लंबाई चौड़ाई निकालनी थी और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर ली है। तो यही था बच्चों प्रश्न, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बहुत हार्ड है क्या बच्चों, ये बताइए पहले आप लोग। बहुत हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को समझेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉमन, जैसे यहाँ पे बोल दिया था लंबाई और चौड़ाई, तो मैंने तुरंत गेस कर लिया अच्छा एक आयताकार फील्ड की बात कर रहा है, तो आयताकार फील्ड ले लिया। अब लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध दिया हुआ था, अब हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसकी सहायता से बस करके x का मान निकाला और फिर यहाँ पे रख दिया, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो इस चैप्टर का, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिख दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल
क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है कि पार्क को बनाना संभव है। अब बोला होगा यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि, अब लंबाई चौड़ाई बोला मतलब यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई भी ज्ञात करनी और चौड़ाई भी। अब यहाँ कैसे करेंगे सर? तो देखिए यहाँ पर भी हमें हिंट दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध दिया हुआ है। कैसे? यहाँ पे भी क्या है, आयत ही है, तो ये हम आयत बना लेते हैं। हमने माना कि हम कोई एक क्वांटिटी को लेट कर लेते हैं, माना यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, माना लंबाई जो है वो x मीटर है, मीटर बोला है ना, मीटर है। देखिए हमने एक बार गलती की, दोबारा नहीं गलती की, x मीटर हो गया, और चौड़ाई हम छोड़ देते हैं। और बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप ये भी मान लेते हैं, माना चौड़ाई को यहाँ पे मान लीजिए y मान लीजिए, y मीटर, ये ले लीजिए भाई, कुछ बच्चे कहते हैं इसको नहीं मानेंगे, लो भाई मान लिए। अब दिया हुआ है कि जो परिमाप है वो क्या है, परिमाप का पहले फॉर्मूला क्या होता है आयत का सर, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, और ये क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है सर जी 80 मीटर। अब हमने बोला हम यहाँ से कुछ तांडव करते हैं, तो 2 और ब्रैकेट में अब 2 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन में 2 इक्वल टू 40, और फिर हम y को उधर भेज देते हैं, तो सर x इक्वल टू 40 माइनस वाई। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब दिया हुआ है कि क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 40 मीटर स्क्वायर है। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर जी लंबाई गुणे में चौड़ाई, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न हमने पीछे भी किया है। सर जी लंबाई और गुणे में चौड़ाई ये किसका फॉर्मूला है, सर जी ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, सर जी हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। मैंने बोला भाई दिया तो हुआ है, सभी बच्चे कह रहे हैं दिया हुआ है, तो मैंने बोला भाई दिया तो हुआ है। अब बताओ सर कैसे किया जाए। अरे अब क्या करना है तुमको, लंबाई तुमने माना है x, अरे यार अभी क्या करना है 6, बताइए। अरे लंबाई तुमने क्या माना है, एक ही पद में रख दो, लंबाई तुमने x माना है तो x इक्वल टू क्या निकाले हो सर जी 40 माइनस में y, 40 माइनस में y, और चौड़ाई क्या है सर, चौड़ाई y माने हैं, रख दो y इक्वल टू 400। हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ये 40y माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे हम और आप मिलकर करते हैं। देखिए अब पहले इसको उधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर जी y स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0। अब इसको किस तरीके से हल किया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब इसको तोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, तो मैंने बोला ना तोड़ा जाए ना फोड़ा जाए, इसको जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ दिया जाए, तो देखिए y स्क्वायर और मैंने बोला माइनस 20 प्लस, अगर हम सर 20 कर दें तो सर जी 20 इंटू 20 होता है 400, 20 इंटू में 20 होता है 400, और 20 प्लस 20 होता है 40। सभी बच्चे बोले जी सर जी, तो ये हो गया 20 माइनस वाई और माइनस 20y, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 400। अब मैंने बोला कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, तो सर जी y यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 20, और यहाँ पे क्या 20 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा y माइनस 20। अब फिर यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कॉमन ले लो y माइनस 20, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा सर जी y माइनस 20। ये तो समीकरण के दोनों मूल बराबर आ गए भाई, समीकरण के दोनों मूल क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो y माइनस 20 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो क्या आएगा y इक्वल टू 20, और इस साइड भी क्या आएगा y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा y इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू निकालनी थी हमें, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर बराबर ही है, तो ये y मीटर की जगह क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ पे 20 मीटर रख दीजिए, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20 मीटर। हो गया, खत्म सर, खत्म नहीं नहीं अभी चल रहा है, देखते जाइए, खत्म। लंबाई चौड़ाई हमें निकालनी थी, हमने लंबाई चौड़ाई निकाल ली, कहानी यहीं पे चैप्टर की खत्म हो गई। चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। किसको नहीं समझ में आया,
परिमाप दिया हुआ था, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी कि 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये रही आपकी लंबाई, ये रही आपकी चौड़ाई, और परिमाप हमें 80 दिया हुआ था। उसकी सहायता से हमने एक्स वाई में एक रिलेशन निकाला, और उस रिलेशन के उस संबंध की सहायता से हमने एक्स को वाई के पदों में निकाल लिया। जब हमने एक्स को वाई के पदों में निकाल लिया तो हमें पता था क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और उसके गुणे में चौड़ाई। तो हम लंबाई को क्या रखते हैं, वाई के पद में, और चौड़ाई को भी किसके पद में, चौड़ाई तो वाई है ही। तो बस मल्टीप्लाई करके समीकरण बना, समीकरण को हल कर लिए, वाई का मान आया, वाई का मान यहाँ पे हमने रख दिया, और क्या मिल गया, एक्स का मान भी मिल गया। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका इस चैप्टर का 4.4 यानी कि आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण समाप्त होता है बच्चों। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देख लेते हैं आपका कौन सा है। समांतर श्रेणी है बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, मतलब सर कल भी पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं भाई, कल क्यों नहीं पढ़ा सकते। इसमें भी बस 3 एक्सरसाइज है और इसमें भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। ये देखिए ये चैप्टर बच्चे डर जाते हैं। ये चैप्टर में अगर बस आप फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं समांतर श्रेणी में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, उसको बहुत आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे। इस समय आपको बस ध्यान यही देना है कि चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, टॉपिक खत्म होती जा रही हैं, उनको पढ़ते चलिए, होमवर्क करते चलिए, लपेटते चलिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर कोई नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमें जुड़ जाएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।